हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल टिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी के सेकंड क्लास को करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास जो है अपलोड कर चुकी हैं, जिसमें मैं झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टियाँ, ये सभी मैंने टॉपिक को कवर किया था। और आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, झारखंड की कृषि, सिंचाई परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके बाद एक और झारखंड की ज्योग्राफी की क्लास आएगी। उसके बाद झारखंड की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के वन प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी तथ्य पढ़ेंगे। और मैंने झारखंड की हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं 15 दिन का टारगेट लेकर चली हूँ कि 15 क्लास में जो है झारखंड के जो जीके है वो उसे कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो झारखंड में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। और अगर इसका विस्तार पूछा जाएगा कि झारखंड के कितने % भूभाग को यह कवर करता है, तो 2.63। ठीक है, 2.63 भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। ठीक है, जब हम लोग वन का टॉपिक को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, ये सब क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्षी स्थापित किया गया। ठीक है, देश का प्रथम गज आरक्षी कहाँ स्थापित किया गया? पूर्वी सिंहभूम में। कब? तो 2001 में। ठीक है, साहिबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के पास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है विकसित किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ियों पर है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो नेचर क्लब द्वारा। ठीक है, यह किस जिला में पड़ता है? तो साहिबगंज जिला में पड़ता है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में झारखंड के वन और वन प्रबंधन को देखेंगे। और ये इसमें जो ये प्रश्न है ये पूछा गया है। ठीक है, कि वन्यजीव प्रबंधन योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? तो यह 10 वर्ष के लिए शुरू की गई है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई है 1986 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। और ये कहाँ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो लातेहार जिला में है। और कितने % भूभाग में को ये कवर करता है? कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये इसका क्षेत्रफल है 226.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और यहीं पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही 1932 में पहली बार विश्व की पहली बाघ जनगणना हुई थी। ठीक है, कब? तो 1932 में। 1973 से 74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के इन सिटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत भी यहीं हुई। कब? तो 1973 से 74 ईस्वी में। बाघ की पहली जनगणना भी यहीं हुई 1932 ईस्वी में। ठीक है, बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्षी की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पलामू बाघ आरक्षी। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भी लातेहार में है। और यहाँ कौन कौन सा जानवर है वो देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेतला का फुल फॉर्म। तो बेतला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड और एक्सिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्या है। तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं ये पलामू बाघ आरक्षी जो है वह कितना, इसका विस्तार कितना है? तो 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इस आरक्ष में 47 स्तनपायी की प्रजातियाँ, 174 पक्षियों की प्रजातियाँ, 970 वनस्पति की प्रजातियाँ, 25 लताओं की प्रजातियाँ, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियाँ, 17 प्रकार की घास तथा 139 औषधीय पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसे याद रखिएगा इसका विस्तार कितना है। और इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य। तो झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राष्ट्रीय स्तर का है। शेष सभी अभयारण्य जो है शेष सभी जो अभयारण्य है वह राज्य स्तरीय है। ठीक है, यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। कौन? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य।
नेक्स्ट है पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, पलामू अभयारण्य जो है वह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और इसका विस्तार अगर बात की जाए तो इसका विस्तार है 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, इसका विस्तार कितना किलोमीटर क्षेत्र में, तो 794। इसके बाद आता है लावालोंग अभयारण्य का। ठीक है, तो सबसे बड़ा है पलामू अभयारण्य, सेकेंड नंबर पर आता है लावालोंग और थर्ड नंबर पर आता है हजारीबाग। ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले लावालोंग सबसे पहले पलामू, उसके बाद लावालोंग, देन हजारीबाग। ठीक है, सबसे पहले पलामू, उसके बाद लावालोंग, उसके बाद हजारीबाग। तो PLH इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। ये 1992 में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 में। और यहीं से प्रोजेक्ट एलिफेंट पूर्वी सिंहभूम से कब शुरू होता है, तो 1992 में। ठीक है, 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्षीय यानी कि एलिफेंट रिजर्व की स्थापना हुई। ठीक है, जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है वह अभयारण्य कब बनता है, तो 26 सितंबर 2001 को। ठीक है, और इसका विस्तार पूछा जाएगा तो इसका विस्तार है 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में। यानी कि इसका विस्तार जो है वह संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल में। ठीक है, संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल में है, इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ है सरायकेला खरसावां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उधवा झील पक्षी विहार, ये कहाँ है, ये साहिबगंज में है और यह जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उधवा झील पक्षी विहार जो है यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ साइबेरिया सहित विश्व की विभिन्न पक्षी आती है। ठीक है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान जो है प्रसिद्ध है, कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो उधवा झील पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ है, तो साहिबगंज में है। नेक्स्ट है राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ टांड अभयारण्य जो है वह विलुप्त भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, तो महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य कहाँ है, तो लातेहार में है। और पूछा जाएगा कि ये किस प्रमंडल में पड़ता है, तो पलामू प्रमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट धनबाद के तोपचाची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। अब हम लोग देखते हैं जो 11 वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है पलामू अभयारण्य, ये पलामू में है, इसका क्षेत्रफल है 752.94 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में फिर सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा देखे थे, तो लावालोंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हजारीबाग। तो आप इसका ये क्रम याद रखिएगा और इसका जो स्थापना है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, हजारीबाग की स्थापना कब होती है, तो 1976 में। पलामू भी 1976, हजारीबाग भी 1976। महुआ टांड जो कि लातेहार में है, इसकी स्थापना भी 1976 में हुई है। दालमा अभयारण्य ये पूर्वी सिंहभूम में है, इसकी स्थापना भी 1976 में हुई है। यानी कि कितने अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई है, तो 4 अभयारण्य। ठीक है, 4 अभयारण्य की स्थापना 1976 में और 2 अभयारण्य की स्थापना जो है 1978 ईस्वी में हुई है। कौन सा, तो तोपचाची अभयारण्य और लावालोंग। तोपचाची कहाँ है, धनबाद में है और लावालोंग कहाँ है, तो चतरा में है। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य, ये कहाँ है, तो ये गिरिडीह में है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट है कोडरमा अभयारण्य, ये कोडरमा में है, ये 1985 में बना था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये कोडरमा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट है पालकोट अभयारण्य, ये गुमला में है, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी विहार, ये साहिबगंज में हुई थी, साहिबगंज में है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो जल कौआ, बटान और किंग फिशर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख पक्षी विहार। झारखंड में मुख्य रूप से 5 पक्षी विहार है। ठीक है, कौन कौन सा था, तिलैया जो कि कोडरमा में है, तेनूघाट पक्षी विहार ये बोकारो में है, चंद्रपुरा पक्षी विहार ये भी बोकारो में है, ईचागढ़ है सरायकेला खरसावां में और उधवा पक्षी विहार है साहेबगंज में। ठीक है, इसमें 2 पक्षी विहार है जो कि बोकारो में है, कौन कौन सा, तेनूघाट और चंद्रपुरा। अब हम लोग मैप में देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं पलामू में है पलामू अभयारण्य और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। ठीक है, पलामू अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है लातेहार, लातेहार में 2 अभयारण्य है, बेतला और महुआ टांड। ठीक है, बेतला की स्थापना कब हुई थी, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, और महुआ टांड की स्थापना कब हुई थी, तो महुआ टांड की स्थापना जो हुई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में 4 अभयारण्य की स्थापना हुई है।
पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड और दलमा। ठीक है, ये 4 अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई है। नेक्स्ट है चतरा में एक अभयारण्य है लावालौंग। कोडरमा में 2 अभयारण्य और 1 पक्षी विहार है। गौतम बुद्ध अभयारण्य और कोडरमा अभयारण्य। ठीक है, एक पक्षी विहार है तिलैया। नेक्स्ट है गिरिडीह। गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य है। साहिबगंज में उधवा झील पक्षी विहार है। और साहिबगंज में उधवा झील पक्षी विहार है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धनबाद में कौन सा अभयारण्य है? तो तोपचाची है। बोकारो में है तेनूगढ़ पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। पूर्वी सिंहभूम में है दलमा अभयारण्य। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो ये सरायकेला में है। और गुमला में कौन सा है? तो पालकोट अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में वन्य जीवन की 22 संस्थानें यानी कि XC2 संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। फर्स्ट है बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो कि चकला और मांझी में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह NH 33 पर स्थित है। ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो सपही नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, यह बोकारो में है और यह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। और पर्यटन हेतु ही यहाँ टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, टॉय ट्रेन। ठीक है, TOY टॉय ट्रेन, तो ये टॉय ट्रेन है। नेक्स्ट है मगर प्रजनन केंद्र, यह कहाँ है? तो यह मुता रुपका में है और यह IUCN द्वारा 1987 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार, ये कालामाटी खूंटी में है और यहाँ मुख्य रूप से सांभल व चीतल का संरक्षण किया गया है। ठीक है, और हिरण प्रजनन हेतु जो है प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध है और यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई पार्क, ये भी ओरमांझी रांची में। ठीक है, ओरमांझी रांची में बटरफ्लाई पार्क है और बिरसा भगवान जैविक उद्यान भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झार पार्क। तो झार पार्क जो है यह झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। ठीक है, इसका संचालन जो है झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और इस पहल के तहत झारखंड में निम्न 10 पार्कों को शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि झार पार्क के अंतर्गत झारखंड के कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो 10 पार्क। ठीक है, उसका नाम देखते हैं। तो फर्स्ट है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, नेक्स्ट है दीनदयाल पार्क, नेक्स्ट है नक्षत्र वन, नेक्स्ट है सिंधु कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्ण पार्क। तो ये सभी जो पार्क है वो रांची में है। ठीक है, और शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वह हजारीबाग में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। घोड़बंधा थीम पार्क है जमशेदपुर में और सिंधु कान्हू पार्क है दुमका में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड जैव विविधता बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 2007 को। ठीक है, 20 दिसंबर 2007 को जैव विविधता बोर्ड की स्थापना होती है और किस अधिनियम के तहत? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों को सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग झारखंड की कृषि। तो झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड के कुल कृषि योग्य कुल कितने परसेंट भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? तो 23%। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि राज्य की कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि व से संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13% है। और जो कि कुल श्रम बल का कितना परसेंट है? तो 43% है। ठीक है, 23% भाग पर कृषि हो रहा है और राज्य की GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो 13% है और श्रम बल का पूछा जाएगा तो 43% रोजगार हेतु जो है इस पर डिपेंडेड है। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह कृषि कार्य हेतु संभव है, जो कि कुल भौगोलिक का कितना क्षेत्रफल है? तो 47.69%। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में मुख्यतः कितने फसल की खेती की जाती है? तो 3 फसल। ठीक है, धान, गेहूं और मक्का। ठीक है, धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में किसका उत्पादन होता है? तो धान का, उसके बाद मक्का का।
अब देखते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि जो है वो वर्षा पर आधारित है। ठीक है, यहाँ की कृषि जो है वर्षा पर आधारित है। राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि झारखंड की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें जितना भी फसल यहाँ बोया जा रहा है उसका मात्र 15% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब देखते हैं कि सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो कुआं, और सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई कहाँ होता है? तो गुमला में होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं राज्य में लगभग 17.38% प्रति भूमि पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में कितनी परसेंट प्रति भूमि पाई जाती है? तो 17.38%। और अगर पूछा जाएगा कि झारखंड में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है, तो यह है मात्र 1.17 हेक्टेयर। अब उसके बाद देखते हैं राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। ठीक है, खरीफ फसल की खेती कितने परसेंट के भूभाग पर की जाती है? तो 78% भाग पर। झारखंड राज्य के 17 जिले जो है वह राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित झारखंड के कितने जिले हैं? तो 17 जिले हैं। झारखंड में जूट की ही भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जूट की भांति किस फसल का उत्पादन किया जाता है झारखंड में? तो मेस्टा का पूछा गया प्रश्न है। राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIAR की स्थापना की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा। ठीक है, कहाँ? तो हजारीबाग जिले में। अब देखते हैं झारखंड की फसलें। तो फर्स्ट है खरीफ फसल। यह कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। यह झारखंड में इसे 2 भागों में बांटा गया है, भदई और अगनई। भदई पूछा जाएगा तो ये कुल कृषिगत भूमि का 20% भूभाग पर होता है, और अगनई जो है वह 70% भूभाग पर होता है। तो इसमें ना आपसे फसल के नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं एक ट्रिक बनाई हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भदई फसल जो है वह कब बोई जाती है? तो ये बैसाख जेठ में बोया जाता है। ठीक है, बैसाख जेठ में ये बोया जाएगा और भादों में यह काट लिया जाएगा। ठीक है, अगस्त सितंबर में। और अगहनी जो है वह जेठ आषाढ़ में बोया जाएगा और अगहन में जो है काट लिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि यह कुल कृषिगत भूमि का कितने % भाग पर खरीफ फसल की जाती है? तो 78%। ठीक है, और ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4,60,000 टन की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रबी फसल। तो ये इसको बैसाखी फसल भी कहा जाता है, और यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में जो है इसे काट लिया जाता है। ठीक है, इसके भी याद करने के कुछ ट्रिक बनाए हैं, अच्छा लगेगा तो आप इसे याद कर सकते हैं। झारखंड के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16% भाग पर जो है रबी की फसल की जाती है। ठीक है, खरीफ फसल कितने? 78% था और रबी का 16% भाग। और कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की खेती की जाती है। ठीक है, यानी कि रबी की फसल जो है कितने % भूभाग पर किया जा रहा है? 16%, और 16% का जो है 90% भूभाग पर किसकी खेती हो रही है? तो गेहूं और चना की खेती हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जायद फसल। तो राज्य की कुल कृषिगत भूमि के मात्र 0.17 भाग पर ही जायद फसल की जाती है। अब इसके ये जोतों का आकार भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं झारखंड की प्रमुख फसल। तो सबसे पहले धान चावल देखते हैं। तो यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख फसल है। क्यों? तो धान है, और झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% जो है उसका 50% धान कहाँ कहाँ होता है? तो शिवभूम, रांची, गुमला और दुमका में। ठीक है, अब उसके बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल देखते हैं मक्का, और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू जिला में। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग और गिरिडीह में होता है। नेक्स्ट देखते हैं गेहूँ। गेहूँ जो है झारखंड का तीसरा प्रमुख फसल है, और इसके उत्पादन में भी पलामू ही टॉप पर है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखें धान में टॉप पे कौन है? तो शिवभूम है। मक्का में पलामू, और गेहूँ में भी कौन है? तो पलामू है। ठीक है, उसके बाद गन्ना देखते हैं। तो गन्ना जो है झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है। और नेक्स्ट देखते हैं मड़ुआ। मड़ुआ ये भी एक जायद फसल है।
नेक्स्ट है जौ। जौ का आप ये सब एरिया देख सकते हैं, बट आप 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद ही रखिएगा, ठीक है, धान, मक्का और गेहूँ। नेक्स्ट है दलहन तिलहन। तो दलहन तिलहन या तो जो भी मोटा अनाज का उत्पादन होता है वह पलामू से होता है, और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता भी जो है पलामू ही है। अब उसके बाद देखते हैं झारखंड का कृषि प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश, ठीक है, यानी कि ये जो झारखंड का मैप है इसका उत्तरी कोयल, ठीक है, ये इस हिस्सा को कहेंगे, इस हिस्सा को। यहाँ हो गया आपका गढ़वा, यहाँ पलामू, यहाँ लातेहार और यहाँ चतरा, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ धान, ठीक है, धान का उत्पादन में कौन सा क्षेत्र जो है टॉप पे है, तो सिंहभूम था, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रांची में, गुमला में, दुमका में, और उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश में भी जो है धान सर्वाधिक होता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में, ठीक है। और यहाँ पे और कौन कौन सी फसल होती है, तो चना, मक्का, अरहर, तिलहन, यानी कि जो भी मोटा अनाज है वह पलामू प्रमंडल से होता है, ठीक है। अब उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश के बाद हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश। तो इसमें जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है, और यहाँ भी जो है धान, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती जो है होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निचली स्वर्णरेखा घाटी के कृषि प्रदेश। तो ये कौन सा एरिया आएगा झारखंड का, तो ये झारखंड का ये एरिया आएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का पूर्वी भाग, यानी कि ये एरिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ धान और सब्जियाँ की खेती होती है, तो इसी को निचली स्वर्णरेखा घाटी के कृषि प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। तो हजारीबाग कृषि पठार ये कौन सा एरिया आएगा, तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। यहाँ भी धान, मक्का और रागी की कृषि होती है। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों की कृषि प्रदेश। तो ये आपका ये वाला जो एरिया है ये राजमहल की पहाड़ी आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामकड़ा। अगर आप ये मैप से याद रखिएगा तो इतना सारा आपको डिस्ट्रिक्ट याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ औसतन कितना वर्षा होती है, तो 100 से 130 सेंटीमीटर। और यहाँ भी धान जो है यहाँ की प्रमुख फसल है, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी का भी देखे थे, धान प्रमुख फसल था। और पूर्वी सिंहभूम और ये सरायकेला वाला जो एरिया है यहाँ भी धान और सब्जी की खेती सर्वाधिक होती है। उसके बाद हम लोग दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश देखे थे, ये वाला एरिया। यहाँ किस चीज़ का खेती ज़्यादा होता है, तो यहाँ जो है मोटे अनाज का, धान, मक्का, दलहन, तिलहन। नेक्स्ट देखते हैं रांची पठार का कृषि प्रदेश। यहाँ इससे संबंधित जिला देखते हैं, रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा है। यहाँ औसत वर्षा 120 से 130 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ की जो प्रमुख फसल है वह है सब्जी, ठीक है, सब्जी। और यहाँ की जो दोन भूमि है वहाँ धान, और टाण भूमि में रागी, तिलहन, दलहन की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चाईबासा के मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश। तो ये भी कौन सा एरिया आएगा, इसमें भी आएगा ये पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम और ये पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों एरिया आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। और इसमें और कौन सा क्षेत्र आ रहा था, तो निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, इसमें आ रहा था सरायकेला का पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, ये जो बीच में जो है सरायकेला खरसावा का ये दोनों क्षेत्र आ रहा था, ठीक है, किसमें, तो निचली स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश में। और चाईबासा में क्या आ रहा है, तो इसमें पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आ रहा है, ठीक है। और इसमें और क्या फैक्ट याद रख सकते हैं, तो सिंपल सा आप इससे संबंधित जिला पूछा जाएगा, उससे आप याद रखिएगा। यहाँ वर्षा 100 से 140 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ धान, मक्का और गेहूँ, धान, मक्का और चना की कृषि होती है, ठीक है। और यहाँ की जो भूमि है वे धात्विक गुणों से युक्त है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। तो देखते हैं ये कौन सा इलाका है, तो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी जो है प्रवेश करती है, और यहाँ की जो भूमि है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। और कृषि की दृष्टि से जो है राज्य का एकमात्र विकसित जिला भी जो है यही है, ठीक है, उत्तरी गोड्डा और साहिबगंज का पूर्वी भाग।
नेक्स्ट आप कृषि से संबंधित कुछ आंकड़े को देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। बट इसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शस्य सघनता, यानी कि यहाँ की क्रॉपिक इंटेंसिटी कितनी है, तो 126% है। ठीक है, औसत प्रति व्यक्ति जोत कितना है, तो 1.17 हेक्टेयर है। अब उसके बाद देखते हैं राज्य में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो राज्य की प्रमुख फसल क्या हो गया, तो सबसे प्रमुख फसल हो गई धान, सेकंड नंबर में मक्का, थर्ड नंबर पे गेहूं आता है। धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सिंहभूम वाले एरिया में, मक्का पलामू में, गेहूं भी पलामू में। ठीक है, और यहाँ की जो स्थानीय कृषि का नाम क्या है, तो खल्लू कृषि। ठीक है, झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है, तो खल्लू कृषि है। कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर है। और सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। ठीक है, कुआं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होगी, तो गुमला में। यहाँ देख सकते हैं ये एरिया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं झारखंड में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य की कुल भंडारण क्षमता जो है वह कितनी है, तो 5.51 लाख मीट्रिक टन है। जबकि शीत भंडारण गृह की भंडारण क्षमता कितनी है, तो 2 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, कुल भंडारण है 5.51 लाख मीट्रिक टन, जिसमें शीत कोल्ड स्टोरेज कितना है, तो 2 लाख मीट्रिक टन है। और अगर पूछा जाएगा कि खाद्यान्न के भंडारण हेतु कुल कितने गोदाम है झारखंड में, तो 256 है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची में है, 21 है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है 18। राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर किस जिला में है, तो रांची जिला में है। और सबसे कम कहाँ है, तो लोहरदगा में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रांची में, सबसे कम है लोहरदगा में। राज्य सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आहार नामक पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, आहार। ठीक है, पीडीएस प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो आहार नामक पोर्टल की। नेक्स्ट, राज्य में बच्चों तथा माताओं को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019-20 व 2021 में पोषण अभियान का संचालन भी किया गया है। ठीक है, कौन सा अभियान, पोषण अभियान। नेक्स्ट टॉपिक आता है झारखंड की सिंचाई प्रणाली। झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का कितना परसेंट भाग सिंचित है, तो 15% भाग सिंचित है। ठीक है, यानी कि जितने परसेंट यहाँ फसल होती है, जितने परसेंट भूभाग पर कृषि होती है, उसका कितने परसेंट भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो 15% भूभाग पर। ठीक है, राज्य के देवघर जिले में पुनासी जलाशय परियोजना पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ है, तो देवघर में है। और पुनासी जो है वह मुख्य नहर की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 72 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य में कुल सिंचित भूमि जो है 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग जो है भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, सतही जल द्वारा कितना, तो 58 और भूमिगत जल द्वारा कितना, तो 42%। ठीक है, अब देखते हैं सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाला जिला कौन सा है, तो साहिबगंज है, गोड्डा है, दुमका है और गुमला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो साहिबगंज में। तो आप SGDG करके भी याद रख सकते हैं, या तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाला जिला है, तो देवघर है। मध्यम आवश्यकता वाला जिला गढ़वा। सिंचाई की निम्न सबसे कम आवश्यकता वाला जिला कौन है, तो चतरा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग झारखंड में सिंचाई के साधन को देखेंगे। ठीक है, तो यह सिंचाई का परंपरागत साधन है क्या, तो कुआं। ठीक है, सबसे पहले कुआं देखेंगे। तो कुआं जो है झारखंड का परंपरागत साधन है सिंचाई का। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान जो है कितना, 30% है। ठीक है, 30% योगदान है। और अगर पूछा जाएगा कि कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो गुमला में। ठीक है, कुल सिंचित भूमि का कितना, तो 87.2%। तो बेसिकली आप याद रखिएगा कि कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है, गुमला में। और इसका कुल सिंचित में कितना योगदान है, तो 30% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो कुआं से होती है। नेक्स्ट तालाब देखते हैं। तो तालाब जो है ये सिंचाई का सबसे पुराना साधन है और इसका कितना कुल सिंचित में योगदान है, तो 19%। और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है, तो देवघर में, कुल सिंचित भूमि का 49.3%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नहर। यह भी आधुनिक साधन है और इसका योगदान कितना है, 18% है। और नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा में। ठीक है, यानी कि ये एरिया में होता है। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में।
नेक्स्ट देखते हैं नलकूप। तो ये भी आधुनिक साधन है और कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान कितना है, तो 8% है। और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो लोहरदगा में। सिंचित भूमि का अगर पूछा जाएगा तो कुल सिंचित भूमि का 32.6%, ठीक है। तो आपको ये क्रम भी दे दिया जा सकता है, तो क्रम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड में सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो झारखंड में कुल तो देखते हैं सबसे पहले इसमें वृहद सिंचाई परियोजना को, ठीक है। तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुल कितने परियोजना शामिल है, तो 10 परियोजना शामिल है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो है इससे संबंधित जिला कौन सा है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है। और अगर प्रमंडल की बात की जाए तो कोल्हान प्रमंडल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। और यह प्रारंभ कब हुआ था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और उसके तहत किस किस कहाँ कहाँ बांध बना हुआ है, तो चांडिल बांध, ईचा बांध, गालूडी और खरकई, ठीक है। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं अजय बराज है। ये देवघर जामताड़ा में बना हुआ है और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना है, ठीक है। नेक्स्ट है गुमानी जलाशय परियोजना। ये भी साहेबगंज और पाकुड़ के बीच में है और यह कब बना था, तो 1977 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है पुनासी जलाशय परियोजना। यह देवघर में है और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट है कोनार जलाशय परियोजना। यह कहाँ है, तो गिरिडीह में है और यह भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट है अमानत बराज परियोजना। यह पलामू में है और यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। ये भी पलामू में है और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट औरंगा जलाशय परियोजना। ये भी पलामू में है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट है कांची वृहद सिंचाई परियोजना। ये कहाँ है, रांची में। और लास्ट है मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना। यह कहाँ है, तो दुमका में, ठीक है। तो कुल 10 परियोजना है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और राज्य में 600 से अधिक जो है मध्य सिंचाई परियोजना जो है संचालित है, ठीक है। वृहद कितना है, तो 10 और मध्यम कितना है, तो 600 से अधिक, ठीक है। तो इसको वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। तो यह 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को जो है लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और राज्य सरकार द्वारा यह पहाड़ी क्षेत्र उधवा सिंचाई नगर लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो किसके माध्यम से, तो ये आपको याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही है सिंचाई का स्रोत। सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, कुआं। सिंचाई का इसमें परसेंटेज कितना है, तो 29.38। राउंड फिगर में आप 30% याद रख सकते हैं। प्रमुख जिला कहाँ है, तो गुमला और गिरिडीह में कुआं से जो है सिंचाई होता है, ठीक है। तालाब से देवघर में 19.07%, नहर से सिंहभूम सरायकेला खरसावां में 17.53%, नलकूप से है 8.28% और कहाँ, तो लोहरदगा में, ठीक है। और अन्य में 25.74% आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला क्षेत्र है पलामू, उसके बाद देवघर, देन गोड्डा, उसके बाद हजारीबाग, देन दुमका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि कब प्रारंभ हुआ था, तो 1948 ईस्वी में, ठीक है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और यह किससे प्रेरित है, तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से यह प्रेरित है, ठीक है। और इसका संचालन कब शुरू होता है, तो 7 जुलाई 1948 को। किसके द्वारा, तो डीवीसी 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। किसकी स्थापना होती है, तो दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी की स्थापना होती है कब, तो 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। और इसके अंतर्गत कितने बड़े बांध बनाए गए हैं, तो 8 बनाए गए हैं।
और एक जो है वह अवरोधक बांध है, ठीक है। कौन सा? तो दुर्गापुर बांध, ठीक है। दुर्गापुर जो है वह एक अवरोधक बांध है, 8 बड़े बांध है और 6 जल विद्युत गृह चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं 6 जल विद्युत गृह कौन कौन सा है। तो तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, बेरमो है, कोनार है। और 3 तापीय विद्युत गृह भी है, कौन कौन सा? तो बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ठीक है। इस परियोजना के 8 बड़े बांध है, तो 8 बड़ा बांध देख लेते हैं। तो फर्स्ट है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, और यह कहाँ बना हुआ है? तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उसी के ऊपर सॉरी तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसका ट्रिक भी बनाया हुआ फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। तो तिल में पहाड़ जो है बड़ा है, इस तरह करके एक ट्रिक मैं बनाई हूँ। तिल में पहाड़ बड़ा है, तो तिल से तिलैया हो जाएगा, मै से मैथन हो जाएगा, पहाड़ से बाल पहाड़ी और बड़ा से हो जाएगा बराकर नदी, ठीक है। बराकर नदी पर ये 3 बांध बना हुआ है। दामोदर नदी पर भी 3 बांध बना हुआ है, और बोकारो पर बोकारो नदी और कोनार नदी पे कोनार बांध, ठीक है। तो पंचेत, अय्यर, बेरमो ये दामोदर नदी पर है, बोकारो जो है बोकारो नदी पर, और कोनार जो है वह कोनार नदी पर बना हुआ है। वही है तिलैया जो है वो बराकर नदी पर है। संबंधित जिला क्या है? तो कोडरमा है। कोनार जो है कोनार नदी पर बना हुआ है, किस जिले में? हजारीबाग में। मैथन जो है वह बराकर नदी में बना हुआ है, धनबाद में। पंचेत जो है वह दामोदर नदी पर बना हुआ है, और कहाँ? तो धनबाद में, ठीक है। और ये जो परियोजना चल रही है डीवीसी, इससे कितने बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो 1200 मेगावाट, ठीक है। और इस परियोजना में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो यह 1982 से 83 ईस्वी में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जो यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है। किसकी? उसकी? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। और यह परियोजना जो है यह विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, ठीक है। जो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना है वह किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से यह चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस परियोजना के तहत जो है स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध और गालूडी बांध, तो चांडिल बांध कहाँ है? सरायकेला खरसावा में। गालूडी जो बांध है वह पूर्वी सिंहभूम में है, तथा खरकई नदी पर जो है ईचा बांध एवं गाजिया बांध जो है बनाया गया है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर ये जो प्रोजेक्ट चल रही है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, तो इसके तहत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो चांडिल बांध हो गया, गालूडी बांध हो गया, ईचा और गाजिया, ठीक है। ईचा गाजिया, चांडिल, गालूडी, ईचा बांध और गाजिया बांध। तो और पूछा जाएगा कि किस नदी पर है? तो चांडिल बांध जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर, और गालूडी बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम पर, और ईचा जो बांध है वह खरकई नदी पर जो है बना हुआ है, ठीक है। एवं जो गाजिया बांध है वह पूर्वी सिंहभूम में बनाया जाना है, ठीक है। ये बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त इस पर पालना बांध का निर्माण भी किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा बांध? तो पालना बांध। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात में लगभग 200 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, तो स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और हम लोग कौन सी परियोजना देखे थे? झारखंड और पश्चिम बंगाल की, तो डीवीसी, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना भी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा नदी किसकी थी? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। मयूराक्षी किसकी है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की, ठीक है। या इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसांजोर नामक स्थान पर मसांजोर बांध, या इसी को कनाडा बांध कहते हैं, वह बनाया गया है। और किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। तो इस परियोजना के तहत गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। कहाँ? तो गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर। इस परियोजना से गढ़वा तथा पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही विद्युत उत्पादन का भी कार्य जो है किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोयल कारू परियोजना। यह परियोजना दक्षिण कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारू नदी पर अवस्थित है। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के कारण जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद कुछ अन्य सिंचाई परियोजना है, जैसे कि डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, ये स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी पर बना हुआ है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना, ये उत्तरी कोयल नदी पर बना हुआ है और कहाँ, तो पलामू में। नेक्स्ट है कोयल कारू परियोजना, ये दक्षिण कोयल व कारू नदी पर बना हुआ है और ये केवल झारखंड की परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनार सिंचाई परियोजना, तो कोनार जो है वह कोनार नदी पर है और कहाँ, तो गिरिडीह में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अजय बराज परियोजना, ये अजय नदी पर देवघर और जामताड़ा में बना हुआ है। नेक्स्ट है गुमानी बराज परियोजना, ये गुमानी नदी पर बना हुआ है और कहाँ, तो साहेबगंज एवं पाकुड़ में। नेक्स्ट है पुनासी परियोजना, ये अजय नदी पर बना हुआ है और कहाँ, तो देवघर में। नेक्स्ट है अमानत बराज परियोजना, अमानत नदी पर है और किस जिला से संबंधित है, तो पलामू से। नेक्स्ट है औरंगा जलाशय परियोजना, ये औरंगा पर बना हुआ है और कहाँ, तो पलामू में। नेक्स्ट अपर शंख जलाशय परियोजना, शंख नदी पे, कहाँ, तो गुमला। नेक्स्ट है पंचखेरो जलाशय परियोजना, ये पंचखेरो नदी पर बना हुआ है, गिरिडीह में। सुक्री जलाशय परियोजना, सुक्री में बना हुआ है, लोहरदगा में। भैरव जलाशय परियोजना, भैरवी नदी पर हजारीबाग और रामगढ़ में है। रैसा जलाशय परियोजना, रैसा में बना हुआ है, रांची में। केसो जलाशय परियोजना, सकरी नदी, कोडरवा में। तजना जलाशय परियोजना, तजना नदी, खूंटी में। सोनुआ जलाशय परियोजना, संजय नदी पर, पश्चिमी सिंहभूम में। राम रेखा जलाशय परियोजना, ये उतियल नाला, गुमला एवं सिमडेगा में। आप लोग बताएं कि राम रेखा मेला कहाँ लगता है। नेक्स्ट है बटाने जलाशय परियोजना, ये बटाने में, पलामू में बना हुआ है। नेक्स्ट है सलैया जलाशय परियोजना, ये बराकर नदी पे है और हजारीबाग में बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।